हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेजरमेंट ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो और यूज ऑफ PAH पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड फॉर दिस पर्पस, मेजरिंग ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो चलिए देखते हैं PAH पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड ही क्यों यूज किया जाता है रीनल ब्लड फ्लो मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। रीनल ब्लड फ्लो मेजर करने की ज़रूरत क्या है? तो जनरली देखिए, कोई डिसीजेस होते हैं जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुआ, इसमें ब्लड फ्लो कम होगा, या फिर कोई केमिकल्स है, लाइगैंड्स है विच कैन आल्टर द रीनल ब्लड फ्लो और उस वजह से GFR भी चेंज होगा और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो इस कारण से हमें रीनल ब्लड फ्लो मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब वैसे तो एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी से हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल है, कलर डॉपलर है, 2D इको एक्सेट्रा, लेकिन सबसे कन्वेंशनल मेथड जो है वो यही है, यूज ऑफ पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड PAH, यानी PAH इंजेक्ट किया जाएगा और फिर हम रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर कर सकते हैं। कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह कि मैं रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो को पैरेलल, मतलब उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो दे रन पैरेलल ना, यानी रीनल ब्लड फ्लो का ही पार्ट होता है रीनल प्लाज्मा, या किसी भी यूनिट क्वांटिटी ऑफ ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा मतलब रीनल प्लाज्मा फ्लो भी बढ़ेगा। दैट्स हाउ। सो इसलिए मैं उसे इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। ऑल्दो पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड से हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो मिलेगा पहले और फिर हम कैलकुलेट करके रीनल ब्लड फ्लो निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिक्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। फिक्स प्रिंसिपल जो है उससे हम कार्डियक आउटपुट मेजर करते हैं। क्या है फिक्स प्रिंसिपल? फिक्स प्रिंसिपल कहता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द एंटायर बॉडी अपॉन आर्टीरियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस फॉर द एंटायर बॉडी। देखिए, कार्डियक आउटपुट है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला ब्लड है, ब्लड वॉल्यूम। तो हम ये पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। अब हमें एक ऑर्गन का ब्लड फ्लो अगर मेजर करना है तो सेम प्रिंसिपल क्या यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल कार्डियक आउटपुट क्या है? एडिशन ऑफ ब्लड फ्लो टू ऑल ऑर्गन्स इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, है ना। सारे ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो अगर आप ऐड कर लो तो वो कार्डियक आउटपुट है। तो सेम प्रिंसिपल यूज हो सकता है। क्या करेंगे हम? चलिए, जैसे ब्लड फ्लो टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन हमें मेजर करना है, तो फिक्स प्रिंसिपल क्या होगा? ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गन अपॉन आर्टीरियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, है ना। अभी पूरी बॉडी की बात नहीं, सिर्फ उस ऑर्गन की बात है। तो अब ये हम एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अगर किडनी की बात करें तो रीनल ब्लड फ्लो कैसे मेजर होगा? बाय द फिक्स प्रिंसिपल, ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द किडनी अपॉन arteriovenous oxygen difference in the kidney. This will give us the renal blood flow by Fick principle. अच्छा, instead of oxygen हम कोई एक सब्सटेंस X लेंगे जो हम इंजेक्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद फिक प्रिंसिपल क्या बनेगा? रीनल ब्लड फ्लो इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ X by the kidney instead of oxygen consumption by the X in the kidney, consumption of X by the kidney upon arteriovenous difference of X in the kidney। मतलब कि renal artery concentration of X minus renal venous concentration of X। ओके, तो वो होगा arteriovenous difference of X in the kidney। यानी हमें renal artery का सैंपल लेना पड़ेगा to measure the X concentration। हमें रीनल वेन का सैंपल लेना पड़ेगा और उसमें वो X का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा और फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस वो हो जाएगा आर्टीरियोवीनस डिफरेंस ऑफ X इन द किडनी। ये बहुत ही टीडियस प्रोसीजर हो गई। रीनल आर्टरी को एक्सेस करना, रीनल वेन को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है।
तो फिर क्या कोई सिंपल ऐसा तरीका हो सकता है कि भाई सिर्फ प्लाज्मा कलेक्ट किया और यूरिन कलेक्ट किया और उसमें एक्स के लेवल्स डिटरमाइन किए और काम बन गया, हमें रीनल ब्लड फ्लो मालूम पड़ेगा? क्या इतना सिंपल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब हम ये एक्स जो सब्सटेंस है उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज है, अगर वो प्रॉपर्टीज उसमें है तो बस हमको रीनल आर्टरी, रीनल वेन इन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस सिस्टेमिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब सिस्टेमिक प्लाज्मा का सैंपल ले लो और यूरिन का सैंपल ले लो और दोनों में एक्स का लेवल डिटरमाइन करो और रीनल ब्लड फ्लो पता चल जाएगा। क्या इतना आसान है? जी बिल्कुल आसान है। देखते हैं कैसे। उसके पहले आपको सिर्फ यहाँ पे एक क्लियरेंस इक्वेशन भी मैंने लिख के रखा है। क्लियरेंस ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, आपने क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। किडनीज एक्सक्रीट ए सब्सटेंस इनटू द यूरिन। प्लाज्मा में होता है वो एक्स, कोई एक सब्सटेंस, और वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। सो क्लियरेंस इक्वेशन इज यूवी अपॉन पी। व्हाट इज यूवी? यू इंटू वी मतलब यू इज urinary concentration of any particular substance x into total volume of urine. So ux into v मतलब total excretion amount of x into the urine, वो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है? प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। और ये रिलेशनशिप, ये रेशियो को कहते हैं क्लियरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, कि भाई इतना टोटली एक्सक्रीट हो रहा है इनटू द यूरिन पर यूनिट टाइम अपॉन इट्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्लियरेंस का इक्वेशन ध्यान में रखिए। अब अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आते हैं, पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड क्यों यूज हो रहा है। तो लेट्स से हम एक सब्सटेंस एक्स ले रहे हैं टू मेजर द रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये सब्सटेंस हम इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी हमको बाय फिक्स मेथड या फिक्स इक्वेशन ये है रीनल ब्लड फ्लो मेजरमेंट के लिए, राइट? ओके, तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं जहां से हम एक्स को ढूंढने वाले हैं। तो पहला ले लेते हैं, कंजम्पशन ऑफ एक्स बाय द किडनी। हमें ऐसा सब्सटेंस एक्स चाहिए जो इट इज कंज्यूम्ड बाय द किडनी but not by metabolism or inactivation or any other way. Consumption of X by the kidney मतलब kidney consumes this substance X means excretes it into the urine. Kidney consume करती है। consume करने का तरीका क्या? कोई कितने भी तरीके हो सकते हैं, metabolic handling, inactivation, ऐसा। लेकिन हमें ऐसा substance चाहिए X which is consumed by the kidney not by metabolic inactivation or any other way. Kidney consumes it मतलब excretes that substance into the urine. प्लाज्मा से लेके उसको यूरिन में excrete कर देती है किडनी। In that case, consumption of X by the kidney will be same as its urinary excretion rate, है ना? किडनी उसे कंज्यूम करती है मतलब प्लाज्मा से निकाल के यूरिन में एक्सक्रीट कर देती है। सो कंजम्पशन ऑफ एक्स by the kidney will be same as urinary excretion rate of that substance. और हमको पता है कि urinary excretion rate किसी सब्सटेंस का कैसे निकालते हैं? ux into v, है ना? urinary concentration of x into total volume of urine, that is the total excreted amount of that substance. So kidney removes that, consumes that substance, means excretes it into the urine, and how much was excreted can be found out. So this much was consumed and excreted by the kidney into the urine, ux into v. So we take care of the numerator. Now coming to the denominator in the fixed equation, we will need renal artery concentration and renal vein concentration. देखिए ये बहुत डिफिकल्ट है, रीनल आर्टरी तक पहुंचना और वहां से सैंपल कलेक्ट करना, रीनल वेन तक पहुंचना, वहां से सैंपल कलेक्ट करना और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें रीनल वेन तक, रीनल आर्टरी तक और रीनल वेन तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े? क्या ऐसा हो सकता है?
हो सकता है। देखो दूसरा क्राइटेरिया, रीनल आर्टरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। हमें ऐसा चाहिए कि रीनल आर्टरी तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े, तो दूसरा क्राइटेरिया है ये एक्स सब्सटेंस का। वो क्राइटेरिया ये कहता है कि दिस सब्सटेंस एक्स इज नॉट हैंडल्ड बाय एनी अदर ऑर्गन एक्सेप्ट किडनी। किडनी के अलावा कोई दूसरा ऑर्गन इन द बॉडी इस एक्स को हाथ ही नहीं लगाता, हैंडल नहीं करता, इनएक्टिवेट नहीं करता, कुछ नहीं करता। ओके, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब प्लाज्मा में इस सब्सटेंस का जितना कॉन्सेंट्रेशन है, सिस्टेमिक प्लाज्मा में, सिस्टेमिक आर्टीरियल प्लाज्मा में जितना इसका लेवल है, उतना ही सारा का सारा रीनल आर्टरी में आएगा, किडनी में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई दूसरा कोई ऑर्गन तो इसको हाथ ही नहीं लगा रहा ना, कुछ नहीं कर रहा, इसको मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, इसकी लेवल को हैंडल मतलब चेंज ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना सिस्टेमिक आर्टरियल प्लाज्मा में है ये सब्सटेंस, वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा रीनल आर्टरी में आएगा, किडनी में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें रीनल आर्टरी तक जाने की जरूरत ही नहीं ना। सिस्टेमिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लो इस सब्सटेंस का, विच विल बी सेम एज रीनल आर्टरी कॉन्सेंट्रेशन। ये क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि रीनल आर्टरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी सेम एज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। सिंपली आप कोई भी आर्टरी से सैंपल लेके आप उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हो, एक्स का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर रीनल आर्टरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर में। अब हमें रीनल आर्टरी तक जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिस्टेमिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो रीनल आर्टरी की जगह मैं अब लिख रहा हूं प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। और तीसरा क्राइटेरिया है रीनल वेनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। अगेन मैंने कहा कि रीनल वेन तक जाके सैंपल कलेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है एक्सेस करना रीनल वेन को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें रीनल वेन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़े सैंपल कलेक्शन करने की? हो सकता है। तीसरा क्राइटेरिया यह है कि द सब्सटेंस एक्स इज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द किडनी इन ए सिंगल पास। मेरे हिसाब से ये सबसे अहम सबसे अहम क्राइटेरिया है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए प्लाज्मा में इतने सारे सब्सटेंस है, सैकड़ों तरह के सब्सटेंस है। आप कोई भी मतलब सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, इतने सारे हैं। ये सब प्लाज्मा से मतलब बॉडी में घूम घाम के किडनी के पास आते हैं। किडनी में आने के बाद वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर होते हैं, ओके, और फिर थोड़ा सा सिक्रीशन भी हो सकता है और यूरिन में कुछ फ्रैक्शन एक्सक्रीट होता है, लेकिन बाकी बचा हुआ सब वीनस ब्लड में, रीनल वीनस ब्लड में चला जाता है और उससे वो वापस बॉडी में चला जाता है, फिर सर्कुलेट होके घूम घाम के फिर किडनी के पास आता है। समझ रहे हो? किसी भी एक सब्सटेंस के लिए, किसी भी कोई भी दूसरा सब्सटेंस देखो आप, मैंने इतने नाम लिए अभी, वो ब्लड में घूम घाम के किडनी में आते हैं। किडनी में उसका एक फ्रैक्शन ही यूरिन में एक्सक्रीट होता है, बाकी बचा हुआ सारा जो सब्सटेंस है वो रीनल वेन में वापस चला जाता है, फिर बॉडी में आता है, घूमता है, फिर किडनी में आता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सब्सटेंसेस। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ना, यूनिक सब्सटेंस एकदम, ये सब्सटेंस एक्स, इट इज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द किडनी इन ए सिंगल पास। यानी एक बार ये रीनल आर्टरी में आया, किडनी में आया, रीनल आर्टरी में आया, उसके बाद ये कंप्लीटली यूरिन में, पूरा का पूरा यूरिन में एक्सक्रीट होके चला आता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? रीनल वेन में वापस जाता ही नहीं है, क्योंकि पूरा यूरिन में आ गया ना, तो वापस बॉडी में जाने का सवाल ही नहीं। तो इसका मतलब कि इसका रीनल वीनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0, रीनल वेन में जाएगा ही नहीं। गौर करो, मैं फिर से एक बार ये एक्सप्लेन करता हूं। एक सब्सटेंस रीनल आर्टरी में आया, हाँ मतलब प्लाज्मा में था, वहां से रीनल आर्टरी में आया, अब
by filtration and by tubular secretion, 100% all of it comes into the urine. इसका मतलब क्या? उसका urinary excretion rate will tell you the renal blood flow rate, है ना? renal blood में आया, पूरा यूरिन में आ गया per unit time, तो उसका excretion rate in the urine will tell you the renal blood flow rate. Simple. तो ये है. और इसका मतलब कि रीनल वेन से वो वापस बॉडी में जाएगा ही नहीं, उसका रीनल वेनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी जीरो. और क्योंकि अब हमें पता है कि उस सब्सटेंस का रीनल वेनस कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो, हमें रीनल वेन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना सैंपल लेने के लिए, क्योंकि उसका रीनल वेन का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है. सो गुड, अब आसान हो गया. रीनल वेनस कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो. लेकिन अब देखो, अगर ये तीन क्राइटेरिया वो फॉलो करता है, उसको ये तीन प्रॉपर्टीज है, तो फिक्स इक्वेशन बिकम्स द क्लियरेंस इक्वेशन ऑफ दैट सब्सटेंस. मैंने यहां फिक्स इक्वेशन के पैरामीटर्स रिप्लेस कर रहा था, यहां पे वो प्रॉपर्टीज डाली, तो देखो क्या हुआ. इट बिकेम द क्लियरेंस इक्वेशन ऑफ दैट सब्सटेंस. इसका मतलब अगर आपको एक बार ये देखो, क्लियरेंस इक्वेशन सेम, राइट. इसका मतलब अगर वो सब्सटेंस X ये तीन क्राइटेरिया फॉलो करता है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है इन द डिनोमिनेटर के लिए, और उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट डिटरमाइन करना है. मतलब कि उसका क्लियरेंस कैलकुलेट करना है. और क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, एक प्लाज्मा का सैंपल और दूसरा यूरिन का सैंपल. तो अगर आप ये दो कर लेते हो, तो आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो मालूम पड़ता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो मिल जाता है. ओके. एक बात और जोड़ दूं यहां पे कि ये कौन सा सब्सटेंस है जो ऐसी इतने क्राइटेरिया, इतने प्रॉपर्टीज उसमें है, तो वो है अपना पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड, PAH. ओके. अच्छा, PAH के बारे में आपको जस्ट एक एडिशनल इन्फो बता दूं. जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी दूसरा सब्सटेंस, कोई भी दूसरा मोलेक्यूल आयन जो प्लाज्मा में है और फिर किडनी में आता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो 20% होता है. आपको पता है प्लाज्मा जितना भी आता है किडनी में, उसमें से 20% फिल्टर आउट होता है ग्लोमेरुलस में. सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज 20%. इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस जो प्लाज्मा में है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में 20% वो निकल के आएगा इन द ट्यूब्यूल्स. ओके. अब सोचो कि पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड का भी वैसा ही होगा. 20% विल कम आउट फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि पूरा 100% एक ही टाइम पे यूरिन में आने वाला है. इसका मतलब बचा हुआ 80% जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन से आएगा इनटू द यूरिन. ओके. सो 20% विल कम बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ही 20% है. कोई भी सब्सटेंस 20% से ज्यादा फिल्टर हो नहीं सकता एक टाइम पे. ओके. इन द ग्लोमेरुलस. तो 20% आएगा बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और बचा हुआ 80% बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन, और ऐसा करके पूरा 100% एक ही टाइम पे यूरिन में आ जाएगा. तो बस आपको यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है और उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट गिनना है, और फिर प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है. UV/P फॉर द पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड, इट विल टेल यू द रीनल प्लाज्मा फ्लो. तो ये है PAH क्लियरेंस इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो. क्यों? क्योंकि PAH क्लियरेंस का ये फॉर्मूला है, और हमने देखा कि वो तीन प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है, इसलिए उसका क्लियरेंस ही आपको काफी है बताने के लिए टू रीनल, मतलब उसका क्लियरेंस आपको बताएगा रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है. ओके. सो PAH क्लियरेंस का ये इक्वेशन. एंड फाइनली आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो पता चल गया. अब आपको रीनल ब्लड फ्लो कैलकुलेट करना है. आई मीन वो आपकी मेन ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी. तो ब्लड और प्लाज्मा में किस चीज का फर्क होता है? हिमेटोक्रिट का. किसी भी यूनिट क्वांटिटी ऑफ ब्लड में 45% इज सेल्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स, हिमेटोक्रिट, एंड 55% इज प्लाज्मा, है ना. तो होल ब्लड और प्लाज्मा में क्या फर्क है? हिमेटोक्रिट का फर्क है ना. तो रीनल ब्लड फ्लो इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो इंटू 1/1 माइनस हिमेटोक्रिट.
और 100/100 माइनस हीमाटोक्रिट। अगर आप 1 ml ब्लड लेते हो तो उसमें 0.45 इज हीमाटोक्रिट एंड 0.55 इज प्लाज्मा। अगर आप 100 ml ब्लड लेते हो तो उसमें 45 ml विल बी सेल्स हीमाटोक्रिट एंड 55% विल बी प्लाज्मा। तो आप 1/1 माइनस हीमाटोक्रिट लो या 100/100 माइनस हीमाटोक्रिट लो, इट इज वन एंड द सेम। So this formula then finally will give you renal blood flow। तो ये है पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड के यूजफुलनेस का या कन्वीनियंस का रीजन, और इसलिए हम यूज करते हैं PAH। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो थर्ड वन है कि भाई एक बार वो रीनल ब्लड में आए उसके बाद वो पूरा का पूरा यूरिन में चला आता है। ये प्रॉपर्टी किसी और दूसरे सब्सटेंस में नहीं है। ओके ना एंडोजिनस सब्सटेंस में ना एक्सोजिनस सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी किसी में भी नहीं होती, इसमें है। और इसलिए हम पैरा अमाइनो हिप्पुरिक एसिड को यूज करते हैं टू मेजर द रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड देन टू रीनल ब्लड फ्लो।